नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगी कि आपको अगले वीडियो तक आने के लिए आप सबको बहुत इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन समय की व्यस्तता होने के कारण भी मैं हमेशा यही प्रयास करती हूँ कि जल्द ही आप सबको कुछ न कुछ तैयार करके दूं, ताकि आप पढ़ाई में, आपकी तैयारी में कुछ कमी न रह जाए और ऐसा तैयार करूं जो बहुत कम समय में आपको परीक्षा के लिए तैयार करने में या निबंध को समझने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जया आज आपके लिए इग्नू में हिंदी के पाठ्यक्रम में नाटक और अन्य गतिविधियों के अंतर्गत दिए गए निबंधों की श्रृंखला में चौथा निबंध संस्कृति और जातीयता, जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है, लेने जा रही हूँ। संस्कृति और जातीयता एक वैचारिक निबंध है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हिंदी साहित्य के एक महान आलोचक माने जाते हैं। साथ ही साथ उनका प्रगतिशील धारा के कवियों में एक उच्च स्थान रहा है। इस निबंध को पढ़ते समय आपको यह महसूस होगा कि रामविलास शर्मा जी ने इस निबंध में संस्कृति और जातीयता की संकल्पना पर विचार किया है। संस्कृति और जातीयता से क्या तात्पर्य है? इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है? हमारे देश के संदर्भ में संस्कृति और जातीयता का विकास किस रूप में हुआ है? आधुनिक और स्वतंत्र भारत में सांस्कृतिक विविधता और जातीयता एकता के लिए क्या किया जाना जरूरी है? हिंदी भाषी प्रांतों में सांस्कृतिक और जातीय एकता का स्वरूप क्या होना चाहिए? ये कुछ सवाल हैं जिन पर रामविलास जी ने अपने इस निबंध में विचार किया है। चलिए देर न करते हुए आज का निबंध शुरू करते हैं। संस्कृति और जातीयता। संस्कृति एक व्यापक शब्द है। उसके अंतर्गत मनुष्य का आचरण, उसका भाव जगत, विचारधारा, साहित्य, कला, विज्ञान, ये सभी आ जाते हैं। ब्रह्म की तरह संस्कृति व्यक्त और अव्यक्त दोनों हैं। वाल्मीकि और व्यास के महाकाव्य, अजंता और एलोरा का शिल्प, स्थापत्य और चित्रकारी, त्यागराज और तानसेन का संगीत, ये सब संस्कृति के अंग हैं। और वह उल्लास जो दीपावली के प्रकाश में फूट पड़ता है, वह शूरता जो 1857 और 1946 के विद्रोहों में प्रकट हुई थी, शांति और न्याय का वह प्रेम जो आज कोटि कोटि भारतीय जनता को सोवियत और चीन के साथ विश्व शांति की रक्षा के लिए आगे बढ़ा रहा है, वह सब भी संस्कृति का अंग है। अपने सुदीर्घ जीवन में मनुष्य ने ऐसी सांस्कृतिक निधि अर्जित की है जो मानव मात्र की संपत्ति है। बच्चों से प्यार, नारी जाति का सम्मान, मनुष्य मात्र की समानता का भाव आदि आज संपूर्ण मानव संस्कृति की थाती है। इसके साथ पश्चिम और पूर्व की, यूरोप और एशिया की, भारत और ब्रिटेन की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। अपनी प्राचीनता पर गर्व पूर्व और एशिया की एक सांस्कृतिक विशेषता है। साहित्य में यथार्थवाद का विकास ब्रिटेन की एक सांस्कृतिक विशेषता है। अनेक विभिन्नताओं में एकता की अनुभूति, यह भारत की सांस्कृतिक विशेषता प्रसिद्ध है। देशों और महाद्वीपों के साथ वर्गों की अपनी संस्कृति भी होती है। विलास प्रियता, निष्क्रियता, अलंकार प्रेम, साहित्य में चमत्कारवाद, हर देश में सामंत वर्ग की अपनी साहित्यिक विशेषताएं रही हैं। मनुष्य का सांस्कृतिक विकास उसके सामाजिक जीवन से ही संभव हुआ है। मानव संस्कृति मानव जीवन से भिन्न नहीं है। मनुष्य ने अपना मानवत्व सामाजिक जीवन द्वारा ही प्राप्त किया है। यह सामाजिक जीवन सदा एक रूप में संगठित नहीं हुआ। भारत में जिस व्यवस्था से लोग बहुत दिनों से परिचित हैं, वह वर्ण व्यवस्था है। इसे धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर कृत भी माना गया है। लेकिन आज भी देश में ऐसे अनेक जन रहते हैं जो पहाड़ों और जंगलों में कबीलों का संगठन बनाकर जीवन बिताते हैं और जिनमें वर्ण व्यवस्था नहीं है। समाज शास्त्र के अनुसार कबीलों का यह संगठन विकास क्रम में वर्ण व्यवस्था से पहले आता है। हम लोग समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था हमारे देश की विशेषता है। वास्तव में हर देश का सामंती समाज मोटे तौर से 4 वर्णों जैसे 4 वर्गों में बटा हुआ मिलता है। मिसाल के लिए
चौसर के समय और उसके पहले का इंग्लैंड पुरोहितों अर्थात क्लर्जी, भूमि के स्वामियों अर्थात नाइट, सौदागरों अर्थात मर्चेंट और जमीन जोतने वाले किसानों यानी कि सर्फ में बटा हुआ था। व्यापार और उद्योग धंधों की बढ़ती के साथ यह व्यवस्था हर जगह टूटी है। जो लोग इस व्यवस्था से पीड़ित थे उन्होंने इसके टूटने में सहायता की। जो प्राचीनता प्रेमी और रूढ़िवादी थे उन्होंने इस विनाश को कलयुग का अनाचार कहा। आज भी अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत की विपत्तियों का मूल कारण यह मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था से जनता की आस्था उठ गई है। वे बड़ा प्रयत्न करते हैं कि पुरानी व्यवस्था फिर लौट आए, जितनी बची है उतनी ही कायम रहे। लेकिन जैसे जैसे जमीन से सामंती प्रभुत्व उठता जाता है वैसे वैसे भूपाल और उसके साथ पुरोहित पर से वह पुरानी श्रद्धा भी उठती जाती है और उसकी जगह नए वर्ग संबंध कायम होते जाते हैं। यह क्रम भारत में जातियों नेशनलिटी के संगठन और उनके दृढ़ होने का क्रम भी है। भारत में वर्ण व्यवस्था का विरोध और उस व्यवस्था के टूटने पर आपत्ति, ये दोनों बातें बहुत पुरानी हैं। कबीर के समय से ही ये दोनों बातें साहित्य में खूब उभर कर आई हैं। हिंदी, बंगला, मराठी, पंजाबी, काश्मीरी आदि भाषाओं में भक्ति आंदोलन मनुष्य मात्र की समानता घोषित करने वाला एक व्यापक और शक्तिशाली आंदोलन था। यह आंदोलन वर्णों और मत मतांतरों में बटे हुए हैं। सामंती समाज की व्यवस्था के विरुद्ध था और इस व्यवस्था के कमजोर होने से वह उत्पन्न हुआ था। गरीब किसानों, कारीगरों, सौदागरों आदि की सक्रिय सहानुभूति से उसका प्रसार हुआ था। प्राचीन रूढ़िवाद जहाँ धार्मिक कर्मकांड को महत्व देता था, वहाँ यह आंदोलन प्रेम को भक्ति और मुक्ति का आधार मानता था। कबीर, तुलसी, सूर और जायसी में सामान्य भावधारा इस प्रेम की ही है। प्राचीन रूढ़िवाद जहाँ म्लेच्छ और काफिर, द्विज और शूद्र के भेद को महत्व देता था, वहाँ भक्ति आंदोलन का मूल स्वर था जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। भक्ति आंदोलन श्रद्धा के मानदंड बदल रहा था। भूमि के स्वामी होने से तुम श्रद्धास्पद नहीं हो, श्रद्धा की कसौटी है प्रेम। उस कसौटी पर साधारण किसान बड़े बड़े भूपतियों से श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। झूमत द्वार अनेक मनन मतंग जंजीर जरे, मद अम्बु चुचाते, तीखे तुरंग मानो गति, चंचल पवन के गौन हृदय बढ़ी जाते। भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खड़े न समाते। ऐसे भये तो कहा तुलसी जू, पै जानकी नाथ के रंग न राधे। इसी तरह ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से या पुरोहिता ही करने से तुम श्रद्धास्पद नहीं हो। असली कसौटी है प्रेम की, जहाँ शर्बी, निषाद और जायो कुल मंगन तुमसे श्रेष्ठ सिद्ध हो सकते हैं। जप जोग विराग महामख साधन, दाव दया हम कोटि करे। मुनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश से, सेवत जन्म अनेक मरे। निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े, तम सानल में जुग पुंज जरे। मन सो पन रोपि कहें, तुलसी रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। इस तरह श्रद्धा की कसौटी बदलकर भक्ति आंदोलन ने सामंतों और पुरोहितों के प्रभुत्व को भारी धक्का लगाया। सामंती व्यवस्था में जहाँ नारी को विलास और केली का साधन बना दिया गया, जिसका प्रतिबिंब दरबारी कवियों का नायिक भेद है, और रूढ़िवाद ने नारी को बहुपत्नी प्रेमी नर की दासी बना दिया था, वहाँ सूर, जायसी, मीरा और तुलसी ने अपनी नारीत्व की फिर प्रतिष्ठा की। उसकी मानव सुलभ समानता और व्यक्तित्व की घोषणा की। राम राज्य में एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रमपति हितकारी। पतिव्रत पत्नी व्रत के साथ ही चलता है। सामंत व्यवस्था ने मनुष्य की सौंदर्य वृत्तियों को
उसके अनेक मानव मूल्यों को जहाँ दबा रखा था, भक्ति आंदोलन ने इन सब को निखारा और विकसित किया। सामंती व्यवस्था ने जहाँ मनुष्य को निष्क्रियता और भाग्यवाद का पाठ पढ़ाया था, भक्ति आंदोलन ने राम और कृष्ण के चरित्रों द्वारा जनता को अन्याय का सक्रिय प्रतिरोध करना सिखाया। भक्ति आंदोलन से पहले जहाँ साहित्य रचने का काम मुख्यतः ब्राह्मणों ने किया था, वहाँ भक्ति साहित्य में जुलाहे, अछूत, मुसलमान, ब्राह्मण, अब्राह्मण, नर नारी सभी ने भाग लिया और वह वास्तव में एक लोकप्रिय जन साहित्य बन गया। संस्कृति की ठेकेदारी किसी वर्ण विशेष या धर्म विशेष के साथ में न रह गई। इन कारणों से भक्ति आंदोलन को मूलतः सामंत विरोधी आंदोलन कहना उचित है। वह सामंती व्यवस्था के विरोध में उठ खड़ा हुआ था, उस व्यवस्था के कमजोर होने से पैदा हुआ था। यह आंदोलन हमारी जातीयता के अभ्युदय काल का प्रगतिशील आंदोलन था। आज अपनी जातीय संस्कृति का विकास करने के लिए उसके महत्व को समझना आवश्यक है। वह इस बात का प्रमाण है कि उत्तर भारत में सामंती व्यवस्था नष्ट हो रही थी और साहित्य इस कार्य में सहायक था। सामंती व्यवस्था के ह्रास के साथ भारत की आधुनिक भाषाओं का उत्थान जुड़ा हुआ है। ये भाषाएं सामंती व्यवस्था के ह्रास के कारण पैदा नहीं हुई। भाषाएं पहले से थीं, उन्हें अब अपने प्रसार और विकास का अवसर मिला। संस्कृत जहाँ धर्म और साहित्य की भाषा थी, फारसी जहाँ राजभाषा थी, वहाँ उत्तर भारत के संत कवि बोलचाल की भाषाओं को माध्यम बनाकर आगे बढ़े। संस्कृत या फारसी की जगह अनेक भाषाओं के विकास से भारत की एकता टूटी नहीं, वह और दृढ़ हो गई, क्योंकि जनता की शिक्षा और उसका सांस्कृतिक विकास उसकी भाषा द्वारा ही संभव है। सुशिक्षित और सुसंस्कृत जनता की एकता का सबसे दृढ़ आधार है। इसीलिए जो लोग अंग्रेजी द्वारा भारत की एकता बनाए रखना चाहते हैं, वे एकता के दृढ़ आधार को नहीं समझते, वे जनता की शक्ति नहीं जानते। जो लोग बंगाल या महाराष्ट्र में बंगला या मराठी के बदले हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते हैं, वे भारत की आधुनिक भाषाओं के विकास का महत्व नहीं समझते। वे इन भाषाओं द्वारा जनता के शिक्षण और सांस्कृतिक विकास का मूल्य नहीं पहचानते। जिस समय संस्कृत द्वारा एकता की रक्षा करने वाले पराजित हो चुके थे, उस समय बोलचाल की भाषाओं द्वारा ही भक्त कवियों ने जनता के जातीय आत्म सम्मान को जगाया था और उसकी रक्षा की थी। इस ऐतिहासिक श्रम विकास को रोकना आज किसी की सामर्थ्य में नहीं है। भाषा और साहित्य का इतिहास यह बतलाता है कि 16वीं 17वीं सदी में ब्रज, खड़ी बोली, अवधि आदि के क्षेत्र अपना अलगाव दूर करके एक दूसरे के निकट आ रहे थे। यही कारण है कि सूर के पद केवल ब्रज की संपत्ति न थे, वे ब्रज के बाहर भी गाए जाते थे। संगीत और कविता के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग सर्वमान्य सा हो गया था। इससे पहले विभिन्न जनपदों के लेखक संस्कृत में लिखते थे। तब से अब में अंतर यह था कि संस्कृत के छंद गांवों के किसान वैसे न गाते थे जैसे अब वे सूर के पद गाते थे। ब्रजभाषा का साहित्य जन साधारण में प्रचलित हो रहा था और इस तरह विभिन्न जनपदों के लोगों को एक दूसरे के निकट ला रहा था। इसी तरह अवधि की रचनाएं अवध तक सीमित न रही। विशेष रूप से रामचरितमानस का प्रचार अवध के बाहर दूर दूर तक हुआ। इस तरह यह महान ग्रंथ जनपदों का अलगाव दूर करने और उन्हें एक दूसरे के निकट लाने का बहुत बड़ा साधन बना। तुलसीदास ने ब्रज और अवधि दोनों में रचनाएं की और यह बात अपने आप इस ऐतिहासिक सत्य की ओर संकेत करती है कि ब्रज और अवध जैसे जनपदों की जनता एक दूसरे के निकट आ रही थी। इस समय की काव्य भाषा में
एक से अधिक बोलियों के शब्द आना, यहाँ तक कि अनेक बोलियों के व्याकरण रूपों का आना भी असाधारण बात नहीं है। इसका कारण यही है कि जनपदीय बोलियों का दुराव खत्म हो रहा था और वे एक दूसरे को प्रभावित कर रही थी। आगे चलकर इन जनपदों की एक सामान्य जातीय भाषा न तो ब्रज हुई न अवधी जातीय भाषा के रूप में विकसित हुई। खड़ी बोली सूर और तुलसी जैसे समर्थ कवियों की सहायता पाकर भी ब्रज या अवधी यहाँ की जातीय भाषा क्यों न बनी और खड़ी बोली क्यों न बनी, इसके ऐतिहासिक कारण हैं। ब्रज के बाहर ब्रज भाषा का प्रसार केवल साहित्यिक भाषा के रूप में हुआ, बोलचाल की भाषा के रूप में नहीं। यही बात अवधी के साथ भी हुई। बोलचाल की भाषा के रूप में केवल खड़ी बोली और क्षेत्र से बाहर फैली। तभी तो 19वीं सदी में गद्य, शिक्षा और मासिक पत्रों आदि की भाषा खड़ी बोली स्वीकृत हो गई और ब्रज अवधि आदि को लेकर कोई संघर्ष न हुआ। काव्य में ब्रज भाषा को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया गया, वह असफल रहा। कारण यह है कि खड़ी बोली हमारी जातीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी और काव्य में उसका उपयोग आगे पीछे होना ही था। भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली के प्रसार का संबंध पश्चिम से पूर्व की ओर आने वाली व्यापारी जातियों से जोड़ा था। यह स्थापना सही है। आगरा, प्रयाग, काशी आदि में न जाने कितने व्यापारी पछाह से आकर बसे थे। स्वयं दिल्ली और आगरा व्यापार के बहुत बड़े केंद्र थे। ग्रियर्सन के लिंग्विस्टिक सर्वे से पता चलता है कि यूरोप के व्यापारी अपनी सुविधा के लिए खड़ी बोली सीखते थे। व्यापार के प्रसार के साथ भारत के भीतर खड़ी बोली का महत्व बढ़ा। सर देसाई के अनुसार इटालियन यात्री मनुची और शिवाजी की बातचीत खड़ी बोली में हुई थी। शेरशाह के समय से ही हिंदी भाषी क्षेत्र में व्यापार का प्रसार आरंभ हो गया था। अकबर ने एक तरह के सिक्के चलाकर यातायात के साधनों को सुरक्षित करके व्यापार की उन्नति में सहायता की। 16वीं सदी में व्यापार और औद्योगिक उन्नति का सबसे बड़ा प्रमाण बड़े बड़े शहरों का निर्माण और विकास था। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, पटना आदि व्यापार के बड़े बड़े केंद्र थे। इन्हीं केंद्रों से खड़ी बोली का प्रसार भी हुआ। उद्योग धंधों का मुख्य आधार दस्तकारी थी, लेकिन इस दस्तकारी का उद्योग राजाओं और नवाबों की विलासिता की चीजें तैयार करना ही न था, न यह दस्तकारी हर गांव में सीमित रहकर उसी की जरूरतें पूरा करने के लिए थी। बनारस, लखनऊ और आगरा दस्तकारों के केंद्र थे और यहाँ की बनी हुई चीजें विदेश में इतनी बिकती थी कि वहाँ के अपने उत्पादन के लिए खतरा पैदा हो गया था। उद्योग धंधों का बढ़ाना व्यापार की मंडिलों के रूप में बड़े बड़े शहरों का पनपना सामंती अलगाव कम करता था और जनता को एक सूत्र में बांधता था। यह हिंदी भाषी जाति के निर्माण का सिलसिला था। यह सिलसिला सामंती ढांचे के अंदर चल रहा था। यह ढांचा कमजोर था और दिन पर दिन अपने भीतर उभरती ताकतों से कमजोर होता जा रहा था, लेकिन वह चरमरा कर बैठ न गया था। उसका नाश न हुआ था कि उसके जगह नया पूंजीवादी ढांचा आकर जम जाता। व्यापार की मंडलियां मुख्यतः गंगा यमुना के किनारे कायम हुई, इसलिए पूर्वी भोजपुरी और मैथिल प्रदेश व्यापारी संबंधों की लपेट से प्रायः बचे रहे। यातायात के साधन हर जगह एक से विकसित न हुए थे, इसलिए मध्य भारत इस विकास से बहुत कुछ अलग रहा। 20वीं सदी में नए उद्योग धंधों के कायम होने के साथ विकास का यह सिलसिला और बढ़ा और मध्य भारत तथा मिथिला, भोजपुर आदि एक सामान्य जातीय जीवन की धारा के और निकट आए। यह विकास औपनिवेशिक भारत में हो रहा था, जहां अंग्रेज शासक वर्ग की नीति यह थी कि औद्योगिक उन्नति रोककर भारत को अंग्रेज माल की खपत के लिए बाजार बनाया जाए और यहाँ के सामंती अवशेषों को अपना सहायक बनाकर उनकी रक्षा की जाए। इसलिए यह औद्योगिक विकास बहुत ही सीमित था और उसके साथ हमारे जातीय निर्माण और गठन का काम भी अधूरा रहा।
हमारे जातीय निर्माण की एक विशेषता यह थी कि यहाँ सैकड़ों साल तक फारसी राजभाषा रह चुकी थी। इसका फल यह हुआ कि उच्च वर्गों में फारसी पढ़ी पढ़ाई जाती थी और सुसंस्कृत शब्दावली वह समझी जाती थी जिसमें फारसी के शब्द अधिक हों। इसलिए एक और नजीर और मीर जैसे सरल उर्दू लिखने वाले कवि हुए। दूसरी ओर फारसी गर्भित उर्दू लिखने वालों की कमी न अंग्रेजी ने इस भाषा भेद को, जिसमें लिपि भेद भी शामिल था, और आगे बढ़ाया और विशेष रूप से जब सन 1957 में उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को अपने विरुद्ध मिलकर लड़ते देखा, तब उन्होंने यह भेदभाव बढ़ाने में अपनी ओर से कुछ उठा न रखा। कचहरी और पुलिस के द्वारा उन्होंने वह अरबी प्रधान भाषा चलाई जो उनके जातीय उत्पीड़न की का अंग बन गई। इधर अनेक जनपदों में कुछ लोगों ने अलगाव का नारा दिया। जातीय विकास की धारा न समझकर उन्होंने बोलियों को भाषा का दर्जा दिया। इन बोलियों के क्षेत्रों को जातीय प्रदेश माना। यहाँ तक कि हिंदी भाषी प्रदेश को 13 क्षेत्रों में बांटने की योजना भी सामने रखी। हिंदी भाषी क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था का अब भी जोर है। यहाँ के शिक्षा केंद्रों में कौन ब्राह्मण है, कौन कायरस्थ है, यह प्रश्न बड़े महत्व का है। यही नहीं, बहुतों में अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत आदि के प्रति वफादारी पहले है, समूची हिंदी भाषी जाति के लिए बाद को। इन्हीं कारणों से हिंदी भाषी क्षेत्र में जिस जातीय चेतना का विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। जातियों का विकास और निर्माण सामंती व्यवस्था के ह्रास और पतन से ही संभव होता है। इसलिए जातीय चेतना का विकास भी सामंती विचारधारा का खंडन करता है, अपना प्रगतिशील मूल्य रखता है। अंग्रेज शासकों ने यहाँ का औद्योगिक विकास रोका, यहाँ के सामंती अवशेषों की रक्षा की, नवाबों, राजाओं और तालुकदारों की रियासतें बनाए रखकर जातीय एकता कायम होने में बाधा डाली। उदाहरण के लिए निजाम की रियासत के कारण तेलुगु भाषी जाति एक न हो पाई। कन्नड़ और मराठी भाषी जातियां भी इसी तरह एक न हो पाई। एक ही जाति को उन्होंने कई प्रांतों में बांट दिया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हिंदी भाषी प्रदेश है। बोलियों का ध्यान भी रखा जाए तो भोजपुरी का आधा क्षेत्र बिहार में है, आधा उत्तर प्रदेश में। बिहार को उन्होंने कभी बंगाल के साथ रखा, कभी बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा बिहार में मिला दिया। बंगाल का विभाजन करने की कोशिश की, जो पहले असफल रही और सन 47 में सफल हुई। कांग्रेस ने अपनी सूबा कमेटियां मुख्य भाषाओं को ध्यान में रखकर बनाई। अपवाद केवल हिंदी भाषी प्रदेश था। मुख्य भाषाओं के हिसाब से प्रांतों का नया संगठन करने की मांग उचित थी। इस मांग के पूरा होने से भारत की प्रमुख जातियों का ऐतिहासिक विकास क्रम आगे बढ़ता था। इस विकास क्रम में सामंती अवशेषों के सिवा दूसरी बाधा थी साम्राज्यवाद, जो अपनी कूटनीति से जातियों को संगठित न होने देता था। इसलिए जातीय गठन और जातीय चेतना के विकास का एक साम्राज्य विरोधी मूल्य भी है। जातीय विकास क्रम को पूरा करना देशभक्ति का ही कार्य माना जाएगा। जातीय चेतना का सही मूल्यांकन करके ही भारतीय एकता दृढ़ की जा सकती है। भारतीय एकता जनता की एकता के सिवा, विभिन्न वर्गों की एकता के सिवा, विभिन्न भाषाएं बोलने वाली जातियों की एकता भी है। विभिन्न जातियों की परस्पर एकता उनके उचित अधिकार मानकर ही की जा सकती है। तेलुगु भाषी जनता ने जातीय गठन का सवाल बहुत तीखे ढंग से देश के सामने रखा है। आंध्र राज्य के निर्माण के लिए पोती श्री शुमुल जैसा अहिंसावादी शहीद हो गया। इससे अनुमान किया जा सकता है कि जातीय भावना कितनी दृढ़ है। कांग्रेसी नेताओं को बाध्य होकर राज्य पुनर्गठन समिति बनानी पड़ी। इस समिति ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्य बनाने का अनुमोदन किया। महाराष्ट्र और आंध्र के निर्माण में जो बाधाएं थी, उनसे फिर असंतोष बढ़ा और कांग्रेसी नेतृत्व ने विशाल आंध्र के तुरंत बनने
की मांग स्वीकार की। यहाँ भाषा और बोली के संबंध पर दो शब्द कह देना आवश्यक है। किसी भी देश में जातीय भाषा के विकास के साथ बोलियां खत्म नहीं हो जाती। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे उद्योग प्रधान देशों तक में वेल्स, प्रोवांसाल आदि बोलियां कायम हैं, जो व्याकरण की दृष्टि से भी जातीय भाषा अंग्रेजी या फ्रांसीसी से भिन्न है। हमारे देश में ही तेलंगाना की तेलुगु और विजयवाड़ा की तेलुगु, पूर्वी बंगला और कलकत्ते की बंगला में अंतर है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूर्वी बंगाल या तेलंगाना के लोगों की जातीय भाषा बंगला या तेलुगु नहीं है। इसी तरह की हिंदी के अनेक बोलियों का अस्तित्व यह साबित नहीं करता कि हिंदी हमारी जातीय भाषा नहीं है। जिन लोगों की जातीय भाषा हिंदी है, वे लोग चीनी जनता के बाद संसार की सबसे बड़ी जाति है। भारत की 1/3 जनता की भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी भाषी जनता का अलगाव भारत की 1/3 जनता का अलगाव है। इसकी संगठित शक्ति 1/3 भारत की संगठित शक्ति होगी। हिंदी भाषी जनता का संगठन और उसकी जातीय एकता सारे देश की जनता के संगठन और एकता के लिए आवश्यक है। फिर भी लोग इस एकता से डरते हैं। तमाम हिंदी भाषी जनता को एक राज्य में लाने के बदले वे उत्तर प्रदेश को भी 2 हिस्सों में बांटने की बात करते हैं। विभाजन के द्वारा संतुलन कायम रखना साम्राज्यवादियों की नीति रही है, देशभक्तों की नहीं। उत्तर प्रदेश का विभाजन किसी भी सैद्धांतिक कसौटी पर सही नहीं उतरता। उसका आधार केवल भय या ईर्ष्या हो सकती है। इस भय के कारण है भारत के संविधान में जातियों की समानता और उनके अधिकारों की रक्षा का विधान नहीं है। जनतंत्र का अर्थ हर व्यक्ति को समान अधिकार देना ही नहीं है, उसका अर्थ प्रत्येक जाति को समान अधिकार देना भी है। जब तक भारत में लोकसभा के साथ एक जातीय परिषद नहीं कायम होता जिसमें हर जाति का समान प्रतिनिधित्व हो और जो लोकसभा के देशव्यापी कार्यों पर नियंत्रण रख सके, तब तक छोटी बड़ी जातियों में परस्पर ईर्ष्या द्वेष बना ही रहेगा। यह ईर्ष्या द्वेष भाषावार राज्य कायम हो जाने पर भी भारतीय एकता में बाधक होगा। ईर्ष्या द्वेष को दूर करने का उपाय जातियों की समानता और उनके अधिकारों की रक्षा है, न कि बड़ी जातियों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। शासन की सुविधा के लिए छोटे राज्य बनाना कोई अर्थ नहीं रखता। हिंदी भाषियों का एक राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा या उत्तर प्रदेश ही बहुत बड़ा है, तर्कसंगत बात नहीं है। भारत की केंद्रीय सरकार ने सारे भारत पर शासन करने के लिए न जाने कितने अधिकार ले रखे हैं। उनमें कुछ कमी हो जाए तो जातियों का भला ही होगा। शासन तंत्र ऐसा होना चाहिए कि जिससे जातीय विकास में सहायता मिले, न कि उसमें बाधा बढ़े। जनता का हित बड़े बड़े राज्य कायम करने में है, जहां वह सुविधा पूर्वक सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति कर सके। इसीलिए यह आवश्यक नहीं है कि हर भाषा के लिए एक राज्य का निर्माण कर ही दिया जाए। सोवियत संघ में 60 से ऊपर भाषाएं हैं, लेकिन वहां 16 राज्य ही स्थापित किए गए हैं। जिन भाषाओं के बोलने वाले बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, उनके जातीय विकास के लिए मुख्य राज्यों के अंतर्गत स्वायत्त प्रदेश कायम किए गए हैं। जातियों के आत्मनिर्णय का अधिकार नाम की पुस्तक में लेनिन ने बड़े राज्यों का लाभ बतलाते हुए लिखा है, जनता अपने दैनिक अनुभव से जानती है कि भौगोलिक और आर्थिक संबंधों का मूल्य क्या है और न बड़े बाजार और एक बड़े राज्य के लाभ क्या है। इसलिए लोग अलग होना तभी पसंद करेंगे जब जातीय उत्पीड़न और जातीय संघर्ष से सम्मिलित जीवन एकदम असंभव हो गया हो और सभी तरह के आर्थिक आदान प्रदान में अड़चन पड़ती हो। लेनिन ने यह भी उन बड़े राज्यों के लिए कही थी जिनमें विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। हिंदी भाषी जनता का एक बड़ा राज्य कायम करने में तो विभिन्न जातियों का नहीं, एक ही जाति का सवाल है। वर्तमान काल में आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने और उन्हें अमल में लाने के लिए हिंदी भाषी प्रदेश की एकता और भी आवश्यक है। बिहार का लोहा और कोयला, उत्तर प्रदेश की मिलें, मध्य भारत के पठार में रुई का उत्पादन
और इन सब का योजनाबद्ध उपयोग हिंद प्रदेश को उन्नत और समृद्ध बना सकता है। जातियों की राजसत्ता के प्रतिष्ठा, उनकी भाषा में उनके राज्यगत जीवन का विकास समाजवाद का उद्देश्य है। इसके विपरीत राज्य सत्ता के जीवाणुओं का नाश, जातियों का विभाजन और उनकी भाषाओं का दमन साम्राज्यवादियों, पूंजीपतियों और सामंतों की नीति है। भारत की अन्य बड़ी जातियों के समान देश की सबसे बड़ी जाति हिंदी भाषी जाति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह एक राज्य के अंतर्गत संगठित होकर अपना औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास कर सके। इस देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं। इन जातियों की अपनी अपनी संस्कृति है। इन सभी जातियों की संस्कृतियों के सामान्य तत्वों का, उनके समुच्चय का नाम भारतीय संस्कृति है। भारत की जातियों से भिन्न भारतीय संस्कृति की सत्ता कहीं नहीं है। वर्गों की जनसाधारण की संस्कृति की कुछ जातीय विशेषताएं होती हैं। सामंत वर्ग इंग्लैंड में भी था, यहाँ भी रहा है, लेकिन नायिका भेद का प्रसार यहाँ की सामंती संस्कृति की जातीय विशेषता है। सामंत काल में जन साहित्य यहाँ भी रचा गया है, यूरोप में भी, लेकिन संत साहित्य की कुछ अपनी जातीय विशेषताएं हैं। आधुनिक युग में साहित्य शरदचंद्र ने भी रचा है, वल्थॉल और भारती ने भी, लेकिन बहुत सी बातों में इनके समान होते हुए भी प्रेमचंद की अपनी जातीय विशेषताएं हैं। इसलिए संस्कृति की जातीय विशेषताओं के विकास के लिए जातीय गठन जरूरी है। सामाजिक संगठन के बाहर न संस्कृति का अस्तित्व है, न भाषा का। जब हिंदी भाषी जाति न थी, तब जातीय भाषा के रूप में हिंदी भी न थी। वह खड़ी बोली के रूप में एक जनपद तक सीमित थी और वहाँ भी उसका एक टकसाली रूप न था, वरन मिलते जुलते अनेक रूप थे। खड़ी बोली का प्रसार और निखार का काम अभी पूरा नहीं हुआ था और तब तक पूरा न होगा, जब तक हमारे जातीय विकास और जातीय गठन का काम पूरा न होगा। इसके लिए जहाँ औद्योगिक विकास आवश्यक है, खेती की उन्नति आवश्यक है, शिक्षा का प्रसार आवश्यक है, वहाँ इन कार्यों का संगठन करने के लिए और समस्त जातीय जीवन का संचालन करने के लिए जातीय राज्य सत्ता भी आवश्यक है। जातीय भाषा हिंदी की पूर्ण समृद्धि के लिए जातीय गठन आवश्यक है। जातीय आंदोलनों में हर तरह के लोग शामिल होते हैं, इसलिए इन आंदोलनों का दिग्भ्रांत होना अचरज की बात नहीं। हम सबसे बड़े हैं, हमारे साहित्य के आगे सब कुछ तुच्छ है, इस तरह के भाव अक्सर देखने सुनने को मिलते हैं। इसी तरह सीमाओं को लेकर झगड़े खड़े करना, एकता और मेलजोल के बदले ईर्ष्या द्वेष का प्रचार आदि भी है। इस तरह की दुर्भावनाओं से हम तभी बच सकते हैं जब यह याद रखें कि इस देश में हर जाति दूसरी को प्रभावित करती है। हर जाति का विकास दूसरी जातियों की सहायता और विकास पर निर्भर है। जातीय गठन के साथ अंतर जातीय मैत्री पर जोर देना भी आवश्यक है। हिंदी भाषी प्रदेश में जातीय आंदोलन पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के विभाजन की समस्या, हिंदी बनाम भोजपुरी मैथिली आदि की समस्या, हिंदी उर्दू की समस्या आदि हमारे जातीय जीवन के असंगठित होने के चिन्ह हैं। जितना ही प्रगतिशील विचारक इस जातीय आंदोलन को अपने आप बढ़ने के लिए छोड़ देंगे, उतना ही इस तरह की समस्याएं और भी उलझती जाएंगी और नई समस्याएं खड़ी होती जाएंगी। इस तथ्य पर जोर देना आवश्यक है कि हिंदी भाषी जनता एक विशाल जाति है। उसके ऐतिहासिक विकास का सिलसिला कई सदियों से चल रहा है। हमारी भाषा और संस्कृति की उन्नति के लिए इस जाति का एक राज्य में संगठित होना आवश्यक है। इसका विशाल आकार शासन के लिए असुविधाजनक होने के बदले योजनाबद्ध सामाजिक विकास के लिए हितकर है। यह जातीय गठन न केवल हिंदी भाषियों के लिए वरन सारे देश के लिए हितकर है। आशा है हिंदी लेखक और हिंदी प्रेमी पाठक इस समस्या की ओर उदासीन न रहेंगे। जो लोग यह मानते हैं कि 19वीं सदी के आरंभ से पहले उत्तर भारत के समाज में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ,
उनसे निवेदन है कि वे 16वीं 17वीं सदी में नए शहरों के उत्थान पर ध्यान दें, इस उत्थान का कारण बताएं, भारत के आर्थिक जीवन में इन शहरों की भूमिका पर प्रकाश डालें, उस समय के ब्रिटेन के शहरों से इनकी तुलना करें और यह देखें कि इस समय यहाँ जो व्यापार बढ़ा वह वैसा ही था जैसा पहले के सामंती समाज में था या उसका कुछ और महत्व था। जो लोग यह नहीं मानते कि हमारा जातीय निर्माण 16वीं सदी में आरंभ हुआ था, वे इस बात की व्याख्या करें कि ब्रजभाषा की कविता अपने क्षेत्र से बाहर जनसाधारण में क्यों लोकप्रिय हो रही थी, रामचरितमानस अवध के बाहर क्यों लोकप्रिय हो रहा था, तुलसीदास ब्रज और अवधी दोनों में क्यों लिख रहे थे। इस समय के कवियों की रचनाओं में अनेक बोलियों के शब्द और व्याकरण रूप क्यों मिलते हैं। ऐसे सज्जन साहित्य की भी साखी लें और देखें कि संत साहित्य के सामंत विरोधी मूल्यों का सामाजिक आधार क्या है। वह साहित्य अनेक जनपदों की जनता का साहित्य बना था या नहीं, और उसकी सामंत विरोधी जातीय चेतना को प्रकट करता है या नहीं। इस तरह आर्थिक जीवन, साहित्य निर्माण और भाषा विज्ञान तीनों की दृष्टि से 16वीं 17वीं सदी का समय हमारे जातीय उत्थान और जातीय गठन का युग ठहरता है। जो लोग इस जातीय विकास और जातीय गठन का कार्य पूरा नहीं होने देना चाहते, उनसे निवेदन है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि हर संस्कृति की जातीय विशेषताएं होती हैं, जातीय रूप होता है। हर भाषा की पूर्ण समृद्धि के लिए उसे बोलने वाली जाति का गठन आवश्यक होता है। जातीय गठन को रोकने का अर्थ है भाषा और संस्कृति के विकास और समृद्धि को रोकना। जातीय गठन को रोकने का अर्थ है किन्हीं जाति के अंदर विद्यमान राज्य सत्ता के जीवाणुओं को कुचलना। भारत का विकास उसकी विभिन्न जातियों के विकास से ही संभव है। इसके लिए बड़ी संख्या वाली जातियों के राज्य बनाना, छोटी संख्या वाली जातियों के स्वायत्त प्रदेश कायम करना, प्रत्येक जाति को अपनी ही भाषा में शिक्षा पाने और अपना संस्कृति और अपना सांस्कृतिक जीवन संगठित करने का अधिकार देना आवश्यक है। एक जातीय प्रदेश के अंदर दूसरी भाषा और जाति के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी आवश्यक है। इस तरह भारत सशक्त जातियों का संघ बनाकर अजेय होगा। यदि जातियां असंतुष्ट होकर लड़ती रहेंगी तो देश कमजोर होगा। बड़ी जातियों से छोटी जातियों को भय न हो, इसके लिए यह अनिवार्य रूप में आवश्यक है कि सभी जातियों को समान प्रतिनिधित्व देने वाला एक परिषद कायम किया जाए जो लोकसभा के भारत व्यापी कार्यों पर नियंत्रण रख सके। आज के भारत की एक अमिट सच्चाई है विशाल हिंदी भाषी जाति। इससे आंख चुरा कर कोई समस्या हल नहीं की जा सकती। अब समय आ गया है कि अपनी जातीय एकता कायम करने के लिए हिंदी भाषी आगे बढ़े। दोस्तों, आज का निबंध यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ यह निबंध आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले बार जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए, अब मैंने देखा कि बहुत लोगों ने मेरी सारी वीडियो पूरी देखी और पसंद भी किए, पर जिन्होंने मेरे ये वीडियो देखे उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। तो आपसे मैं सबसे पहले यही निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उसके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कुछ नए वीडियो के अपलोड होने पर आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियो का अधिक से अधिक फायदा उठा सके। तो आपका प्यार इसी तरह मेरे प्रति बना रहे, यही आशा करती हूँ। आज के लिए इतना ही बात। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद।